शापित जंगल के क्राइम पर आधारित स्टोरी है, जिससे देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि आपने क्या स्टोरी सुनाई है। उस जंगल के बारे में जितने किस्से सुनाऊं उतने कम हैं, जितने मुंह नहीं होंगे उतने किस्से सुनने को मिलेंगे। सब एक ही बात कहते हैं, भूता है वो जंगल, सूरज डूबने के बाद कभी उधर मत जाओ। लोगों में डर का आलम यह है कि कोई भी उस जंगल में अंधेरा होने पर नहीं जाता। आज तक मुझे भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी दिन डूबने के बाद उधर जाने की। अगर पड़ती तो मैं ज़रूर जाता। मुझे नहीं लगता कि वो सिवा अफवाह के कुछ और है। वैसे भी पहाड़ी गांव में भूत प्रेत की अफवाहें कुछ ज़्यादा ही फैली होती है। मेरा नाम करतार चौधरी है और मैं बीए फाइनल ईयर का छात्र हूँ और मैं किशनगढ़ कॉलेज में पढ़ता हूँ। वही कमरा किराए से लेकर रहता हूँ। एक दिन फ़ोन आया कि पापा की तबीयत खराब है, तो मैं छुट्टी लेकर के घर आ गया। अब कल से मेरी परीक्षा थी, मेरा इम्तिहान था। पापा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, पर एग्ज़ाम देना तो जाना ही होगा। शाम को मैं निकलने के लिए तैयारी करने लगा। माँ मुझे कहती है कि बेटा आज मत जा, मुझे रोकती है, लेकिन मैं माँ से कहता कि माँ कल मुझे एग्ज़ाम है, कल तक मुझे अपनी कॉलेज में पहुँचना है हर हाल में। पर बेटा वो रास्ते में कहते कहते माँ रुक गई। अरे माँ तुम भी क्या किन बातों पर यकीन करती हो बेटा, एक तो रात का वक्त है, ऊपर से आज अमावस्या है। माँ बहुत चिंतित थी। बेटा एक तो रात का वक्त है, ऊपर से आज अमावस्या है। माँ बहुत चिंतित थी। माँ मुझे कुछ नहीं होगा और फिर मैं बाइक से जा रहा हूँ, चुटकी में जंगल पार कर जाऊँगा। बेटा अपना ध्यान रखना। हाँ ये ताबीज़ अपने गले में ले ले, हनुमान जी का है। माँ की तसल्ली के लिए मैंने वो ताबीज़ पहन लिया और 7 बजते बजते मैं बाइक उठा कर निकल गया घर से। अगस्त का महीना था, 2 दिन से बारिश हो रही थी। आज ही मौसम खुला था पर ठंड थी। 8 बजे तक मैं जंगल के मुहाने पर पहुंच गया। अब यहाँ से शुरू होता है जंगल का रास्ता। यह जंगल काफ़ी गहरा और घना था। ऊंची नीची घाटियाँ, उन पे पसरा ये भयानक जंगल। जंगल के बीचों बीच से होकर रोड गुजरती थी। उस रोड पर मेरी बाइक लगभग 80 की स्पीड से चल रही थी। रास्ता एकदम सीधा था, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बस मोड़ पर ज़रूर धीमी करनी पड़ती थी। मैं अभी जंगल के मुहाने पर पहुंचा ही था कि एक चीखती हुई आवाज़ के साथ चमगादड़ों का एक झुंड मेरे सिर के ऊपर से निकला। वो इतना डरावना था कि मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर पड़ा। हालांकि चोट नहीं आई, पर मैं घबरा गया था। रात में जंगल का माहौल बड़ा ही रहस्यमय लग रहा था। मैंने उठ के अपने कपड़े झाड़े और बाइक को उठाकर किक मारी, पर वो कमबख्त स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे कम से कम 10 मिनट इसमें लगे, पर वो स्टार्ट नहीं हुई। मैंने सब चेक कर लिया, कोई गड़बड़ नहीं थी, पर बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब सच में मुझे डर लगने लगा। काली स्याह रात, जंगल के रास्ते पर अकेला खड़ा था मैं, जिस पर यह भूतिया जंगल, उससे भी आती अजीबोगरीब आवाज़ें, सब कुछ इसे डरावना बना रहा था। मैं अब किक मारते मारते थक चुका था। मैंने कोशिश बंद की और बाइक पर ही बैठ गया। थोड़ा आराम करने लगा। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाकर शायद कोई मदद के लिए दिख जाए, पर इतनी अच्छी किस्मत कहाँ थी मेरी। अभी मैं बैठा सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी मेरे पीछे की तरफ जंगल से अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैं बुरी तरह से फट गया। हिम्मत ही ना हुई कि पलट कर देखूं। मैंने अपने गले में पहना हनुमान जी का ताबीज़ पकड़ लिया और हनुमान चालीसा रटने लगा। इंसान जिंदगी में कितना भी भगवान को ना माने, पर जब ऐसे मौके आते हैं तो सबसे पहले उसे भगवान ही याद आता है। मैंने पलट कर ना देखा, बस उसी तरह भूत बनकर के बेटा हनुमान जी को याद करता रहा। एक बार फिर से जोरदार चीख सुनाई दी। ये लड़के की आवाज़ थी, जो थोड़ी फटी फटी लग रही थी। ठीक पीठ के पीछे तेज आवाज़ में आवाज़ आ रही थी, आ आ आ आ आ। चीख सुनाई दे रही थी और मैं मूर्ति बन बैठा था। बचपन में कभी रात में डर लगता था तो ऐसे में बिना हिले डुले पड़ा रहता था, ये सोचकर कि भूत आया है अगर, तो मुझे देखकर सोचेगा कि ये तो मरा हुआ है, और फिर मरे हुए का वो क्या ही करेगा। बस यही हाल आज था मेरा। आखिरकार आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर मुझे याद आया कि जंगल में इस तरह की कई आवाज़ें तो जानवर निकालते हैं। कई बार हवा पेड़ों से चक्कर खा कर के ऐसी आवाज़ें निकालती हुई चलती है। मन ही मन खुद पर हंसी आई कि बेवजह डर रहा था। जंगल में आवाज़ें आना तो मामूली बात है। मैंने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार 3-4 बार किक मारने के बाद बाइक स्टार्ट हो गई और मैं वहाँ से चल दिया। मैं चलते चलते पुल पर आ गया। पुल के नीचे से साफ पानी का नाला बह रहा था।
जैसे ही मेरी बाइक पुल पर पहुंची तो अचानक रोड के दूसरी तरफ से एक लड़की चीखती हुई जंगल से बाहर आ गई। मैंने तेजी से ब्रेक लगाए, बाइक के टायर रगड़ते हुए रुक गए। मैडम कौन हो और आप और इस जंगल में इतने टाइम में? मैंने उसे सरसरी निगाह से देखा। मध्यम कद, गोरा रंग, घुघराले और बिखरे हुए बाल। अभी मैं उसको देख ही रहा था कि वो घबराई सी बोली, प्लीज़ मुझे बचा लो। बचा लो पर किससे? मैं हैरान था। आगे पीछे कोई नहीं था। प्लीज़ मुझे बचा लो, उसने मेरे दोस्त भी जंगल में फंसे हुए हैं। मैम आप थोड़ा शांत हो जाओ, फिर आराम से पूरी बात बताओ। मैंने इस बार उसे थोड़ा और ध्यान से देखा। डार्क ब्लू जींस, ग्रे कलर की जैकेट पहरे, पैरों में काले बूट्स जो मिट्टी से सने हुए थे। मैं इस जंगल में कैंपिंग कर रही थी, मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे। तभी मेरे दोस्त पर किसी ने हमला कर दिया। वो अटक कर बोली, हमला किया? किसने हमला किया? मैंने उनसे पूछा। भूत ने। वो मुझे भी मार डालेगा। वो लड़की काफ़ी डरी हुई थी। मैडम आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। इस जंगल के बाहर एक पुलिस चौकी पड़ती है, आप उनको अपनी सारी समस्या बताना, वो आपकी मदद कर सकते हैं। पर मेरे दोस्त जंगल में ही है, उन्हें शायद वो भूत ले गया है। मैम ऐसे हम जंगल ढूंढने नहीं जा सकते, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पुलिस चौकी में छोड़ दूंगा। मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मैं पिछले 4 दिनों से कोशिश कर रही हूँ। मैडम आप रास्ता नहीं ढूंढ पा रही है। आपके लिए जंगल अनजान है, पर मैं यही का हूँ। डोंट वरी, मैं आपको पहुँचा दूंगा। वो डरी सहमी सी मेरी बाइक पर बैठ गई और उससे बैठाकर मैंने बाइक दौड़ा दी। उस जंगल के बाहर थोड़ी दूर पर पुलिस चौकी थी। उस लड़की को वहां पहुंचाकर मैं निकल जाना चाहता था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं बाइक को दौड़ाए जा रहा था, जंगल पीछे छूटता जा रहा था। बस जंगल थोड़ा बचा था, जंगल का आखिर मुहाना दिखने लगा। मैंने स्पीड और बढ़ा दी, पर अरे ये क्या, जंगल खत्म होते ही फिर से शुरू हो गया। थोड़ा और चलकर मैं फिर से उसी पुल पर आ गए। हे भगवान, ये अब क्या हो रहा है? हम तो फिर से जंगल में आ गए। अब मुझे डर लग रहा था। मेरे साथ ये पिछले 4 दिनों से हो रहा है। ये कहकर वो लड़की रोने लगी। 4 दिन से? मतलब आप 4 दिन से यहाँ जंगल में हो? हाँ, बहुत कोशिश कर ली, पर घूम फिर कर वहीं आ जाती हूँ। मेरे दोस्त एक एक कर गायब हो गए। 4 दिनों से बारिश हो रही है, दिन में कोई नहीं मिला मदद के लिए, आप दिखे। उसकी बात सुन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। ये आखिर कैसा जाल है जिसमें वो फंसी थी और अब मैं भी फंस चुका था। इसका मतलब इस जंगल के बारे में अफवाह नहीं बल्कि सच था। पर अब मैं फंस चुका था। हम दोनों बाइक से उतर पड़े। मैंने मोबाइल निकाल कर देखा तो नेटवर्क नहीं आ रहा था। रात के 10 बज रहे थे। इस अंधेरे में जंगल और भयावह लग रहा था। जंगल के अंदर से जानवरों की अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। रात एकदम काली थी। अब हम क्या करेंगे? उस लड़की की दबी सी आवाज़ आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना फ़ोन में नेटवर्क था, ना ही यहाँ कोई मदद करने वाला था। करे तो क्या करे? अब हम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना फ़ोन में नेटवर्क है, ना ही यहाँ कोई मदद करने वाला है। करे तो क्या करे? मुझे लगता है कि मेरी वजह से आप भी फंस गए हैं। तुम हो कौन और क्या करने आई थी इस जंगल में? मेरा नाम आर्या है और मैं पुणे से अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए निकली थी। घूमते घूमते हम लोग यहाँ आए। आज से 4 दिन पहले हम यहाँ पहुँचे और इस जंगल में एक जगह हमें पसंद आई। वहीं पर हमने कैंपिंग की। जब रात में हम सब सो रहे थे तो अचानक किसी के चीखने से हम सब की आँख खुली। जागकर हमने देखा कि हमारा एक दोस्त गायब है। हमने उसे ढूंढा पर वो नहीं मिला। सुबह होने पर हम सब अलग अलग डायरेक्शन में उसे ढूंढने निकले। बस तभी से अब तक मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाई हूँ। हर बार घूम फिर कर वहीं आ जाती हूँ। इसके बाद मैंने उस लड़की से बोला, चलो एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं। ये कहकर मैंने बाइक स्टार्ट की। उसको बेटा कि मैंने फिर से बाइक दौड़ा दी। इस बार मैं वापस गांव की तरफ चला और आधा घंटा चलने के बाद मैं फिर से उसी जगह था। मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। कल परीक्षा की वजह से रात में निकला था, पर यहाँ तो किस्मत परीक्षा लेने पर तुल गई। बेटा चल इस जंगल से निकल के दिखा। इसके बाद वह आर्या नाम की लड़की कहने लगी कि मेरी वजह से आप फंस गए। यह कहकर वह फिर से सुबक सुबक कर रोने लगी। मैडम आप चुप रहो, एक तो मैं फंस गया, ऊपर से लग रहा है कि मैं बुरी तरह परेशान था। मेरा चिल्लाना सुन वो एकदम चुप हो गई। अब एक काम करो, जहाँ पर आपके दोस्त गुम हुए थे उस जगह मुझे ले चलो। हम दोनों उस पुल से उतरकर दाई तरफ नाले के समानांतर चलने लगे। यहाँ से कितनी दूर है वो जगह? मैंने चलते चलते पूछा।
नहीं मालूम क्या मतलब? तुम 4 दिन से बराबर इस जंगल में फंसी हो और तुम्हें मालूम नहीं है? हाँ, क्योंकि मैं दोबारा उस जगह तक पहुंची ही नहीं। हर बार उस पुल तक आकर अटक जाती हूँ। ओह माय गॉड, इसका मतलब हम ट्रैप की तरह इसमें फंसे हुए हैं। हाँ, मुझे लगता है मेरा दोस्त भी शायद इसी में फंसे हुए हैं। मैं भी। और तुमने बताया कि तुम्हारा एक दोस्त है जो कैंप से गुम हुआ था। हाँ, उस पर किसी ने हमला किया था, पर किसने ये मालूम नहीं। हम 6 लोग आए थे, जिसमें से एक रात कैंप में गायब हुआ। बाकी हम 5 लोग उसे ढूंढने के लिए निकले और दोबारा नहीं मिले। पर तुम सब अलग अलग क्यों हुए? एक साथ रहना चाहिए था ना तुम्हें। क्या पता कि ऐसा होगा। हम जल्दी जल्दी से अपने दोस्त को ढूंढना चाहते थे, इसलिए अलग अलग उसे ढूंढने निकले। एक और बात मुझे समझ नहीं आई। क्या? उसने पलटकर पूछा। ऐसी बेतुकी जगह पर कौन कैंपिंग करता है? घनघोर जंगल, आसपास बस्ती नहीं। क्या तुमने इस जंगल की अफवाह नहीं सुनी थी? सुनी थी ना, तभी तो आए थे। ओह, मैडम को एडवेंचर करना था या फिर गोस्ट हंटिंग? नहीं, मतलब इरादा क्या था? पता है आर्या जी, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, पर मैं इसे छेड़छाड़ भी नहीं करता। गौरव तिवारी का भूल गई क्या? हमने यही आकर सुना था कि जंगल भूता है और हमने इसमें कैंपिंग करने की सोची। मिल गया नतीजा, तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस गया। हम चलते चलते काफी आगे निकल चुके थे, पर कहीं पर भी वो जगह नजर नहीं आई। अभी हम दोनों खड़े हुए कुछ सोच ही रहे थे, तभी पेड़ों में कुछ हलचल हुई। हम दोनों ने इधर उधर देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक दिल दहलाने वाली जोरदार की आवाज सुनाई दी। आ आ आ आ। सिर्फ आ की आवाजें आ रही थी। हम दोनों ने डरकर एक दूसरे को देखा और बेहताशा वहां से भागे। ना जाने किस जगह पहुंच करके हम थोड़ा रुके, थोड़ी देर हाँफने के बाद मैं बोला, वो क्या था? नहीं मालूम, ऐसी आवाज पहले भी सुनी है मैंने भी। जब मैं आ रहा था तब सुनी थी ये आवाज। मुझे लगा कि कोई जानवर है, पर अब लग रहा है ये जानवर तो नहीं है। जिस जगह हम रुके थे वहां पेड़ों का घना झुरमुट था। हम उसे चल के आगे थोड़ा आगे आ गए। यहाँ पर थोड़ी सी खुली जगह थी, इसमें लंबी लंबी घास खड़ी हुई थी। इस जगह पर खड़े होकर मैंने आसपास देखा। बीच में थोड़ी सी खाली जगह थी, आसपास घना जंगल था। आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। कोई आत्मा है शायद। आत्मा है तो वो दिखी क्यों नहीं? और क्या चाहती है आत्मा? क्यों वो चीख सुनते हैं? और वो किसकी है? तुम्हें क्या लगता है, वो इंसान है या फिर जानवर है? इस बार उसने मुझे झिड़क दिया। हम दोनों चुप चिंतित उस जगह पर खड़े थे। जंगल में घुसने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, ठंड भी लग रही थी। एक जगह टीले के पास जगह देख हम दोनों वहीं बैठ गए। जंगल में घुसने का कोई फायदा नहीं था, ना ही उससे निकलने का कोई तरीका था। ऐसे में कब तक बैठे रहेंगे हम? उसने पूछा। सुबह होने तक, शायद सुबह हम यहाँ से निकल सके। मैंने जवाब दिया, निकल पाएंगे? मुझे नहीं लगता। मैं 4 दिन से चक्कर काट रही हूँ, भूख के मारे मेरी हालत खराब है। उसकी आवाज़ से साफ समझ में आ रहा था कि वो काफ़ी भूखी है। मुझे याद आया कि माँ ने मेरे बैग में काफ़ी खाने का सामान रख दिया है। मैंने पीठ से अपना बैग उतारा, उसमें देखने लगा। एक टिफिन में पूरी सब्जी रात के लिए रखी हुई थी माँ ने, वो मैंने उसे दे दी। वो जल्दी जल्दी बिना रुके वो टिफिन पूरा ख़त्म कर गई। खा पी करके वो थोड़ी ठीक लग ही रही थी। थैंक यू, वो मेरी तरफ मुस्कुरा करके बोली। और कई दिन से मैं तो इस थैंक यू और स्माइल में पिघल जाता, पर आज मैं फंसा पड़ा था। आज तो उर्वशी भी सामने आती या सामने आकर के नाचती तो कोई फर्क ना पड़ता। अभी हम दोनों बात कर ही रहे थे कि सामने अंधेरे में एक आकृति सी दिखी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। आर्या ने डरकर मेरा हाथ पकड़ लिया। वो सफ़ेद आकृति हमारी तरफ ही बढ़ रही थी और हमारी तरफ ही आ रहा है। उसने डर कर के मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो हम यहाँ से भागे। कहाँ जाएंगे? भागकर हम जहाँ जाएंगे वहाँ ये आकृति आ जाएगी, ये कहकर मैंने जाने से मना कर दिया और उस आकृति को देखने लगा। वो बेहद धीमे धीमे हमारी तरफ बढ़ रही थी। जब वो थोड़ा सा और पास आई तो मैंने अपना मोबाइल निकाल कर उसके ऊपर फ्लैश लाइट मारी। उसे देख मुझे उल्टी आने लगी। है कोई भूत नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की थी जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसका एक हाथ कटा हुआ था जिसमें मांस के टुकड़े लटक रहे थे। छी छी, जगह जगह से उसका सिर कटा हुआ था। उसके शरीर के घाव सड़ रहे थे और उसके घाव से बदबू आ रही थी। तो आर्या उसे देखते ही चीख करके बोली, टीना। आर्या चीख कर उसके पास गई। ये क्या हुआ टीना, ये किसने किया? मैं भी उन दोनों के पास गया। वो लड़की यानी टीना जो आर्या की दोस्त थी, बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द बोल पाई। तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी वो लड़की। मेरी तरफ देखकर बोली, न न न, निकल।
जाओ यहाँ से, ये कहकर टीना गिर पड़ी। कहने की कोई बात नहीं थी, वो मर गई। ना जाने वो इतना सब कुछ कैसे झेल करके जिंदा थी। आर्या सुन हो गई। वैसे भी जब मुसीबत का पहाड़ टूट पड़े तो आंसू भी सूख जाते हैं। मैं आर्या का हाथ पकड़कर उसे खींचकर वहाँ से लेकर जाने लगा। चलो आर्या, चलो यहाँ से। हम दोनों जैसे ही आगे बढ़े तो एक डरावना ठहका सा उस जंगल में गूंज पड़ा, मानो वो अपनी जीत पर हंस रही थी। मैं अब तंग आ चुका था। मैं चिल्लाकर उससे बोला, आ, तुझे जो करना है कर ले चुड़ैल, ऐसे क्यों तड़पा रही है? नरक की आग में जलेगी तू एक दिन। मैं इतना कहना था कि फिर सब भी वही तेज आवाज़ फिर से गूंज उठी, आ आ आ। हम दोनों सिर पर पैर रखकर वहाँ से भागे और वो आवाज़ बराबर हमारा पीछा करती रही। हम भागते भागते जंगल में काफ़ी अंदर घुस आए थे, पर वो आवाज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। साथ ही ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पीछे जंगल में भाग रहा है। हम दोनों बिना रुके भागते रहे और हमारे पैरों में ब्रेक तब लगे जब हमारे सामने आकर के वो खड़ी हो गई। वो एकदम हमारे सामने खड़ी थी, सफ़ेद गाउन पहने जो अक्सर क्रिश्चियन दुल्हन पहनती है। आंखें एकदम सफ़ेद थी, हाथ खून से सने थे। वो हमारे सामने खड़ी थी। मत पूछो कि कितनी बुरी फटी थी। तुरंत पलटकर दूसरी तरफ भागने लगे। डर के मारे घुटने साथ छोड़ रही थी पर भागे जा रही थी। अचानक आर्या रुक गई। क्या हुआ? भागो, मैंने उसे खींचा। रुक जाओ बहन, हम भागकर भी नहीं बच सकते, इस जंगल से निकल नहीं पाएंगे और जंगल में ये मार देगी, कोई फायदा नहीं है भागने का। फिर हम क्या करें? हम दोनों एक साथ एक जगह रहते थे, जो होगा देखा जाएगा। अगर हम सुबह तक जिंदा बच गए तो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है। मैंने फ़ोन निकाल कर टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। हम दोनों वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मुझे अब रह रहकर माँ की याद आ रही थी। काश माँ की बात मान ली होती तो पता नहीं माँ से दोबारा मिल पाऊँगा कि नहीं, या नहीं। यही सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए। हम दोनों वहाँ पर बैठे आधा घंटा गुजर गया था, कुछ नहीं हुआ। बस मैं यही मना रहा था कि किसी तरह सुबह हो जाए। मेरे हाथ एक बूंद गिरी, शायद बारिश भी होने वाली थी। यही सोचकर मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। आर्या भाग! मैंने जोर से चीख कर उसे खींचा। पेड़ के ऊपर से वो घुटनों के बल उतरती हुई आ रही थी। हम दोनों एक बार फिर से भागी। वो चुड़ैल डरावनी आवाज़ें निकालती हुई हमारे पीछे भागने लगी। एक बार फिर हमें भागना पड़ा और वो शायद हमसे खेल रही थी, वरना वो चाहती तो हमें कब का मार देती। हम भागकर फिर से पुल पर आ गए। वहीं मेरी बाइक खड़ी थी। अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने आर्या को इसके बारे में नहीं बताया, शायद वो कहीं भूतनी ना सुन ले। मैंने आर्या को बाइक के पास आकर उससे बैठने का इशारा किया और वो चुपचाप बैठ गई। मैंने बाइक रोड पर ना चला करके जंगल में उतार दी। मैंने नाले के साथ साथ उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलाने लगा। दरअसल मुझे याद आ रहा था कि इस जंगल में नाले के किनारे एक हनुमान जी का मंदिर है। कोई भी भूत हनुमान जी के मंदिर में नहीं आते। मुझे बस उस मंदिर तक पहुंचना था। एक बार फिर से वो आई। इस बार वो बाइक के सामने आकर हवा में लटक गई। बेहद ही खौफनाक शक्ल थी उसकी, पर मैंने भी बाइक रोकी नहीं, चलता रहा बराबर। पर मैं भूल गया था कि वो भूत है और मैं इंसान। साली बाइक भी उसकी साइड थी। बाइक भी बंद हो गई और गायब हो गई। मैं बाइक से उतरकर पैदल चलने लगा। थोड़ी देर हुई कि वो फिर से आ गई। हम दोनों भागे। शायद वो मेरा इरादा समझ गई थी। इस बार वो बेहद गुस्से में लग रही थी। उसने पेड़ की टहनियाँ उठा करके फेंकना शुरू कर दी। हम दोनों बच बचा कर भागते रहे। एक टहनी मेरे पैर में लगी और जान ही ना निकली। बस इतना दर्द हुआ, पर रुकने का वक्त नहीं था। मैं लंगड़ा कर भागने लगा। वो अब सामने आ गई। तुम दोनों को मार दूंगी, सबको मार दूंगी। हाय! जितनी खतरनाक शक्ल उतनी ही खतरनाक उसकी डरावनी आवाज़ थी। तुम्हारी शक्ल तो बड़ी अच्छी है, बातें भी थोड़ी अच्छी कर लिया करो। इतनी देर से उसे देखते हुए मैं अब फ्रेंडली हो गया था। मंदिर अब दिखाई दे रहा था, पर बड़ी अजीब बात यह थी कि मंदिर में रोशनी हो रही थी। वहाँ तो कोई पुजारी भी नहीं रहता, फिर रोशनी कैसी? मैं अब थक चुका था। मंदिर थोड़ी दूर था। चुड़ैल भी अब गायब थी। मैंने रुक कर के टाइम देखा, 4 बज रहे थे, यानी सुबह होने वाली थी। आर्या, थोड़ा रुक जाओ, मैं थक गई हूँ। मैं अपनी लंगड़ी टांग को संभाल कर बैठ गया। मैंने अपना बैग भी उतार दिया है और उसे उतारने में मेरे गले में लटका ताबीज़ टूट गया। मैंने ताबीज़ को हाथ में ले लिया और आराम करने लगा। दर्द, थकान और दहशत ने मुझे बेहोशी सी छा रही थी। नया ना चाहते हुए भी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली किसी के चिल्लाने से, मैंने जाकर के देखा सुबह हो चुकी थी। पूरब में लालिमा आ रही थी। हनुमान जी का मंदिर सामने था। उसी में से 2 लड़के मुझे इशारा कर रहे थे और कुछ चिल्ला रहे थे। मैं उठकर खड़ा हुआ।
आर्या भी वही मेरे पास बैठी थी। वो एकटक उन लोगों को देख रही थी। आर्या, तुम जानती हो इन्हें? हाँ। आर्या की आवाज़ काफ़ी बदली हुई थी। कौन है ये? मेरे दोस्त। तुम फिर गई क्यों नहीं इनके पास? मैं नहीं जा सकती। नहीं जा सकते क्यों? सामने ही तो है, चलो। मैं आता हूँ पीछे से। आज तो मंगलवार है, आज पुजारी आएगा मंदिर में, तब निकल लेंगे। भुवन, आर्या ने बड़ी अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा। अबे ओए, यहाँ भाग। मंदिर से उस लड़कों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैंने पलट कर उनको देखा। वो आर्या की तरफ इशारा करके बोले, मार देगी वो, यहाँ से भागा। ये सुनकर के मैं आर्या की तरफ पलटा, पर यह क्या? उससे देख मेरा दिल दहल गया। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी, गर्दन पर गहरे तक काटे जाने का निशान था, पूरी खून में सनी थी। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उसने अपने दोनों हाथ मेरे पेट में घुसा दिए और मरते वक्त ताबीज़ याद आए। देखा कि वो ज़मीन पर पड़ा था। आई एम सॉरी भवन, आर्या अजीब सी आवाज़ में बोली। मुझे क्यों मारा? मैंने जैसे तैसे बोला। उसने मारने को बोला तो किसी ने मारा था, वो सबको मार देगी। मुझे भी उसी ने मारा था। किसी के बराबर जग जोड़ने से मैं जागा। आँख खोली तो देखा आर्या मुझे जगा रही थी। मेरे दिमाग में आया कि मैं तो मर चुका हूँ, अब मैं आत्मा बन गया हूँ। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, शायद कहीं कोई मेरी लाश पड़ी ऊपर। नहीं, मैं जिंदा था। मैं जिंदा हूँ दोस्तों। आर्या से पूछा। हाँ, तुम जिंदा हो। ये आधा पूरा क्या है? जिंदा हो तुम बस। तभी मैंने अपने ताबीज़ को देखा, वो मेरे हाथ में ही अटका हुआ था। मतलब ये से एक सपना था। सूरज उग गया। मैंने मंदिर की तरफ देखा तो वो लोग अभी मंदिर में ही थे। हम दोनों भी उसके पास पहुंच गए। ये तुम्हारे दोस्त है ना? हाँ। जाने ना जाने यहाँ कैसे पहुँचे? आर्या, कहाँ थी तुम? और ये कौन है? उन दोनों लड़कों ने आर्या से पूछा। जिस दिन तुम लोग अलग हुए, मैं बस जंगल में गोल गोल चक्कर काट रही हूँ, कहीं पहुँच ही नहीं रही हूँ। ऐसे ही भटकते भटकते कल रात मुझे ये भवन मिला और हम 2-4 दिन से इसके अंदर फंसे हैं। ना कुछ खाया ना कुछ पिया। दिन में बस इस मंदिर से कुछ कदम दूर जाते हैं, कहीं फिर से ना भटक जाए। इसके बाद हम फिर से इस मंदिर में आ जाते हैं। वन, ये मेरे दोस्त अजय और राहुल है, इनके साथ और प्रतीक भी था, शायद वो नहीं आ पाया वापस। प्रतीक मुझे नहीं मिला। अजय बोला। टीना मिली क्या तुम्हें? हाँ मिली। वो बोलते बोलते आर्या रोने लगी। वो मर चुकी है, मैंने उस दोनों को बताया। ओ नो भगवान, प्रतीक सेफ हो बस। अरे देखो, पुजारी आ रहा है। मंदिर का पुजारी मुझे आता दिखाई दिया। पुजारी मंदिर में हम लोगों को देखकर के हैरान था। कौन हो तुम मंदिर में? पुजारी जी, हम बड़ी मुसीबत में फंस गए। हम लोग अनजाने में जंगल में आ गए थे और वो भी रात के वक्त। एक चुड़ैल ने हमारे 2 दोस्तों को मार दिया है और अब हम इसमें फंस चुके हैं। हम चाहकर भी इस जंगल से नहीं निकल पा रहे हैं। मैंने पंडित जी को बताया। वो तो अच्छा था कि पंडित दूसरे गांव का था और मुझे पहचानता नहीं था, वरना वो माँ को बता देता। इसलिए मैं अपने वहीं होने की बात को छिपा गया। हे भगवान, पुजारी मेरी बात सुनकर के फक रह गया। और बच्चों, मैं पूजा कर लूँ, फिर चलो मेरे साथ। ये कहकर पुजारी जी ने पूजा अर्चना की और हम सबको प्रसाद दिया। इसके बाद हम लोग पुजारी जी के साथ निकले, पर लगता है कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही थी। इस बार तो तुम पुल तक भी न पहुँचे, नाले के समांतर चलना शुरू करते, हर बार मंदिर पर आकर रुक जाते। अब तक दोपहर हो चुकी थी। ऐसा मेरे जीवन में पहली बार हुआ था। हादसे पहले भी हुए, पर इस बार इस तरह कभी नहीं हुआ, ना कभी सुना। ऐसा लगता है कि इस जंगल में जो भी शक्ति है वह तुम्हें बाहर जाने नहीं देना चाहती है। दिन का समय देवताओं का समय होता है। अगर दिन में भी वो तुम्हें बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह ईश्वर भी तुम्हारे साथ नहीं है। मुझे माफ़ करना बच्चों, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। तुम लोग यहीं मंदिर में रहो, गांव जाकर किसी तांत्रिक को देखता हूँ। यह कहकर पुजारी हमें छोड़कर वहाँ से चला गया। हैरानी की बात यह थी कि हर बार हम वापस वहीं आ रहे थे, पर पुजारी नहीं आया। मतलब कि वो निकल गया। हम लोग मंदिर में बैठकर किस्मत को रो रहे थे कि अब क्या करें। आर्या के दोनों दोस्त बोले, करना क्या है, चलो कुछ खाने का इंतजाम कर ले, आखिर रात तो गुजारनी है इसमें। मैंने सलाह दी। मुझे इस जंगल के बारे में मालूम था, इसमें कुछ मौसमी फलों के पेड़ थे। हम जाकर के फल तोड़ लाए और नाले से पानी भी भर लिया। रात में जंगल का माहौल बड़ा डरावना हो गया। फिर से वह चुड़ैल आ गई। उसकी दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। मंदिर के पास आकर वह बड़ी ही डरावनी आवाज़ में चिल्ला रही थी, आ आ आ, कोई नहीं बचेगा। अचानक मुझे पुजारी की बात याद आई। उसने कहा था कि हादसे तो पहले भी हुए, पर ऐसा आज तक नहीं हुआ है। मुझे भी सब अजीब लगने लगा। मैंने उन तीनों लोगों से बात की। एक बात बताओ, जब
तुम सब लोग इस जंगल में रुके थे तो तुमने कुछ अजीब सा महसूस किया था? हमें यह तो मालूम था कि जंगल हॉन्टेड है, शायद यही वजह थी कि आर्या यहाँ आना चाहती थी। अजय बोले, हाँ, मैं पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हूँ। आर्या शांत स्वर में बोली, तो अब कहाँ गया तुम्हारा एक्सपीरियंस? ने इतनी जगह देखी है भवन, पर यह सबसे अजीब है, ये तो बाहर ही निकलने नहीं दे रही है। जहाँ तक मैं जानती हूँ दिन में इन लोगों की ताकत कम होती है, पर ये तो दिन में भी ताकतवर है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कुछ भी महसूस किया था यहाँ आने के बाद? कुछ भी जो अजीब हो? मैंने आर्य से पूछा। हाँ, याद है, मैंने पहली रात एक सपना देखा था। उसमें मैंने इस जंगल के दक्षिणी हिस्से में बनी एक कॉन्टेस्ट देखी थी जो बहुत पुरानी या सुनसान थी। सपने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बोल रहा है, यही हैं सारे राज दफन। दक्षिणी हिस्से में कॉटेज, हम सुबह होते ही हम वो कॉटेज ढूंढने चलेंगे। मैंने सुना है पहले यहाँ अंग्रेज रहते थे और उनके यहाँ बंगले बने हुए थे। अब बस सुबह का इंतजार था। जैसे तैसे राम राम बोलते रात कटी। सुबह होते ही चल दिए कॉटेज ढूंढने। कोई 3 घंटे लगातार चलने के बाद एक पहाड़ी के ऊपर बनी कॉटेज दिखाई दी। ये कॉटेज छोटी सी पहाड़ी के ठीक ऊपर बनी थी, और जब ये जगह आबाद होगी तब बेहद खूबसूरत लगा करती होगी। लकड़ी की बनी उस कॉटेज के पास चले गए ही पता चलता था कि अंग्रेजों की बनाई हुई थी। जर्जर दरवाजे को खोलकर हम अंदर घुसे। यहाँ सालों से कोई नहीं आया था। जगह जगह मकड़ी के बड़े बड़े जाले लटक रहे थे। चमड़ा कादड़ों ने इससे अपना घर बनाया हुआ था इसमें, पर अजीब बात यह थी कि इसमें सामान अब भी पड़ा हुआ था। कॉटेज में घुसते ही एक हॉल था जिसमें पूरी तरह सड़ चुकी टेबल कुर्सी पड़ी थी। उसी हॉल से लगा हुआ सा एक किचन था, उसमें भी जर्जर सामान पड़ा था। हॉल की दूसरी तरफ एक बड़ा सा कमरा था जिसमें भी सड़ चुका बेड था। इसमें एक अलमारी थी। हमने उस अलमारी को खोला, उसमें कपड़े टके हुए थे जो लगभग चिंदी बन चुके थे। हमने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवार पर फोटो टकी हुई थी। उसे उतार कर साफ करके देखा तो बेशक अंग्रेज कपल की फोटो थी। एक खूबसूरत औरत कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके बगल में ही एक युवा अंग्रेज खड़ा हुआ था। वो देखने में काफ़ी ऊंचे ओहदे के अधिकारी लग रहे थे, क्योंकि उसके हाथ में तलवार ली हुई थी जिसे वो जमीन से टिकाए हुए खड़ा था। तस्वीर के नीचे कुछ धुंधला सा लिखा हुआ था। रगड़कर साफ करके देखा तो लिखी हुई लिखावट दिखाई दी। इस पर लिखा था, मिस्टर एंड मिसेज रॉबर्ट, 1918। अबे तेरी, ये तो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। उसे देख मेरे मुंह से निकला। हमने अब उस कमरे की हर चीज़ छाननी शुरू कर दी। अलमारी से एक डायरी हमें मिली। पीले कागज़ पड़ चुके थे इसके, उससे हमने खोला। अंग्रेजी में लिखी हुई थी। डायरी के ऊपर ही नाम लिखा था, एलिसा रॉबर्ट। बड़ी मुश्किल से एक एक शब्द जोड़ जोड़ कर पढ़ा। समझ कर उसका सार ये था कि मेरा पति जिस औरत के प्यार में पड़े वो उन्हें धोखा दे रही है। ये बात मैं जानती हूँ, पर मेरे पति नहीं जानते। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत के पीछे है। उनके पद का इस्तेमाल करके उसने अपने भाई को नौकरी दिलवाई है और अब वो उसकी जामा पूंजी लूट रही है। मेरे हीरो का हार जो मेरे पति ने उसे दे दिया है, वो हार उसने अपने दूसरे प्रेमी को दे दिया। मैंने सुना है वो अपने प्रेमी को बोल रही थी कि एक रात सब लूटकर यहाँ से भाग चलते हैं। मेरे पति को कंपनी का खजाना मिला है जिसे सुरक्षित इंपीरियल बैंक पहुँचाना है, पर वो अपने प्रेमी के साथ उससे लूट लेना चाहती थी। नतीजा, मेरे पति को गद्दारी के इल्ज़ाम में सज़ा मिलेगी। आखिर कैसे मैं अपने पति को इस धोखे से बचाऊं? ओहो जीसस सेवा। हमने डायरी पढ़कर ख़त्म की ही थी कि आर्या बोली, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ आर्या, तुम ठीक हो? मैंने उसे सहारा दिया। पता नहीं भुवन, ये सब कुछ बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ आ चुकी हूँ। आर्या अपना सिर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गई। क्या बात कर रही हो तुम? हम सब हैरान थे ये सुनकर कि वो मार देगी भुवन। ओ माय गॉड, मुझे ले चलो यहाँ से, वो मार देगी। आर्या बुरी तरह से डरती हुई उठकर वहाँ से भाग गई। हम सब पीछे पीछे दौड़े, पर आर्या बस बराबर चिल्लाती हुई भागी, वो मार देगी। तकरीबन 1 किमी तक ऐसे ही दौड़ते हुए गिरकर वो बेहोश हो गई। हमने उसे उठाकर मंदिर तक लाना पड़ा। मंदिर लाकर हमने उसे लिटाया और पानी की छुट्टी मारी, तब वह होश में आई। मुझे याद आ गया भवन, वो मुझे मार देगी। क्या याद आया? सब बताओ आर्या, तभी हम कुछ कर पाएंगे। वो तस्वीर जो तुमने देखी थी वो मेरी और मेरे पति की है। एलिसा पीटर वॉन रॉबर्ट। मैं इंग्लैंड के बड़े रईस की बेटी थी और मेरे बाप ने मेरी शादी कंपनी के एक बड़े अधिकारी रॉबर्ट से कर दी थी। 1917 में हमारी शादी हुई थी। हमारी ज़िंदगी
अच्छी तरह से चल रही थी। तभी मेरे पति ने गर्मी की छुट्टियों के लिए यहाँ कॉटेज बनवाई। हम हर गर्मी यहाँ आया करते थे। यहाँ और भी कई अंग्रेज परिवार रहते थे। उन्हीं में से एक थी रोजी। वो कंपनी के सैनिक की बेटी थी, जवान और खूबसूरत थी। उसने मेरे पति की दौलत देखकर उस पर डोरे डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा पति उसके जाल में फंस गया और मेरे पिता ने मेरी शादी देश के बाहर की थी। नतीजा, यहाँ पर मेरा अपना कोई नहीं था, मैं अकेली पड़ गई। उसका फ़ायदा मेरे पति ने उठाया और उसको रोकने वाला कोई नहीं था। पर मेरा पति नहीं जानता था कि वो रोजी उसे फंसा रही है। उसका पहले से ही कंपनी के दूसरे सैनिक अधिकारी के साथ अफेयर है और वो दोनों मिलकर के मेरी दौलत हड़पना चाहते थे। पहले तो उसने मेरे पति के पद का दुरुपयोग करके अपने भाई को ऊंचे पद पर नौकरी दिलवाई। आखिरकार एक दिन मेरे पति ने रोजी से शादी का ऐलान कर दिया। मैं जानती थी कि शादी सिर्फ बहाना है। वो तो मेरे पति की दौलत लूटना चाहती है जो उन्हें कंपनी ने इंपीरियल बैंक में बेचने के लिए दिया था। मैंने अपने पति को सच बताया, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और एक दिन मेरी डायरी मेरे पति के हाथ लग गई और उससे पढ़कर उसने सोचा कि कोई डायरी में झूठ नहीं लिखेगा। और उन्होंने रोजी से इस बारे में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया कि अपनी सच्चाई कस्में खाने लगी। पर वो जान गई थी कि अब उसका षड्यंत्र नहीं चलेगा। इसलिए दूसरे ही दिन वो हमारे घर में रखे सारे जेवर और पैसे लेकर गायब हो गई, साथ ही उसका प्रेमी भी। इसके बाद उसकी सच्चाई मेरे पति के सामने आई थी। उसके बाद हम दोनों वो जगह छोड़ दी हमेशा के लिए और इंग्लैंड चले गए। मरकर रोजी भूत बन गई। वही बदला मुझसे लेना चाहती है। मैं हैरान था, सुन करके यकीन नहीं हो रहा था कि पर झूठ भी नहीं मान सकता। हम सब बहुत चक्के थे। तभी पुजारी जी अपने साथ किसी को लेकर के आए। बच्चों, यहाँ के तांत्रिक है, इन्होंने कई भूत प्रेत भगाए हैं। ये पुजारी जी हमसे बोले। पुजारी जी, हम उसका रहस्य जान चुके हैं। मैंने भूमिका बांधनी शुरू कर दी है। क्या पता चला तुम्हें? बताओ, तांत्रिक ने पूछा। मुझे जो कुछ पता था मैंने सब बता दिया है। आर्या के पिछले जन्म का किस्सा थी। ये सब सुनकर के तांत्रिक ने सिर हिलाया। मुझे जब पुजारी जी ने बताया कि मैं तभी समझ गया था। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ और भी है जो हमें पता नहीं है। तो अब हम करेंगे क्या? हम सब ने एक साथ पूछा। उसी जगह चल करके हम उसकी आत्मा को बुलाकर कैद करेंगे। तांत्रिक बोला, ठीक है, फिर चलो। हम सब तैयार थे इसके लिए। मैं सारा सब जरूरी सामान लाया हूँ, बस रात का इंतजार करो हमें। आप बस हमें बाहर निकलवा दो, वो कैद नहीं होगी। आर्या बीच में ही बोल उठी, चिंता मत करो, तुम लोग बाहर ही निकलोगे और वो कैद भी होगी। तांत्रिक ने उसे समझाया, पर आर्या की बेचैनी कम न हुई। वो बहुत ही परेशान लग रही थी। दिन डलते डलते हम वापस उस कॉटेज में थे। वो तांत्रिक वहीं पड़ी हर चीज को छूकर अपनी आंखें बंद करता। आखिर में अलमारी में टके एक गाउन को उसने निकाला। ये उसी का है। तांत्रिक बोला। मैंने ध्यान से देखा तो याद आया, रोजी की आत्मा भी ऐसे गाउन पहने थी। तांत्रिक ने कॉटेज के चारों तरफ भस्म से गोला रेखा बनाई। उसके बाद अपने साथ लाए सामान से उसने हवन की तैयारी शुरू कर दी। सारा बंदोबस्त हो जाने के बाद आर्या से बोला, अब सूर्य डूब चुका है। अब तुम उस रेखा के बाहर खड़े होकर उससे आवाज़ दो और उससे कहो कि आओ और मार डालो मुझे। जैसे ही वो आए तो तुम तुरंत उस रेखा के अंदर कूद जाना। पर उससे मुझे मरवा दिया तो आर्या डरी हुई थी। नहीं, वो नहीं मार पाएगी, भगवान पर विश्वास रखो, जाओ। यही तरीका है उसे बुलाने का। आर्या डरते डरते बाहर निकली और उस रेखा के बाहर आओ और ले लो अपना बदला। कहा हो तुम। मिनट तक एकदम शांति से रही, फिर तो मानो भूचाल आ गया। सामने से तेज बाउंडर के साथ चीखों की आवाज आने लगी और उसने खौफनाक शक्ल बनाए हुए रोजी आती दिखाई दी। उसे आता देख आर्या भागकर कॉटेज के अंदर आ गई। रोजी बाउंडर के साथ उड़ती हुई सीधी कॉटेज की तरफ आई, पर उससे रेखा के पास आते ही चीख कर पीछे लौट गई। उसके आते ही तांत्रिक ने हवन शुरू कर दिया और लगभग 10 मिनट तक मंत्र पढ़ने के बाद उसने रोजी का गाउन उठाया और उसे हवा में डालने लगा। जैसे ही उसने उसे हवन की आग के नजदीक किया, बाहर से रोजी चीखी, ओहो जीसस। अचानक तांत्रिक के बढ़े हुए हाथ रुक गए और बाहर रोजी रोती हुई चिल्लाने लगी, ओहो गॉड, फॉरगिव मी फॉर ऑल माय सिंस, जस्ट वांटेड टू टेक। ये बुरी आत्मा नहीं है। तांत्रिक अपनी क्रियाविधि करते करते रुक गया। क्या मतलब? मैं हैरान था। वो बदला लेना चाहती है किसी बात की। वो ईश्वर का नाम ले रही है। बुरी आत्मा कभी ईश्वर का नाम नहीं लेती। जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तांत्रिक ने रोजी की तरफ देख कर कहा, क्या आप भी भूत की बातों में आ रहे हैं? मैं हैरान था तांत्रिक की बात पर। वो नाटक कर रही है जैसे वो पहले करती थी। उसने मेरे 2 दोस्त मार दिए हैं, वह मुझे भी मारना चाहती है। आप उसकी बातों में मत आओ। आर्या डर रही थी। हो सकता है सच कुछ और हो।
मैं अभी उसी की जुबान से सच उगलवाता हूँ। ये कहकर तांत्रिक फिर हवन करने बैठ गया। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसने गाउन का एक टुकड़ा हवन में डाल दिया। इसके डालते ही रोजी तड़पने लगी। एक तरफ से उस लाइन को मिटा दो, वो तांत्रिक मुझसे बोला। मैंने जैसे ही लाइन मिटाई तुरंत रोजी अंदर आ गई। बताओ क्यों मारना चाहती हो इसे? पिछले जन्म में भी इसका बुरा चाहा और फिर से मारना चाहती हो? मुझे दर्द देना बंद करो, मैं बताती हूँ सब। रोजी दर्द में तड़प रही थी। तांत्रिक ने गाउन को एक तरफ हटा दिया। मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। इसने तुम सबसे झूठ बोला है। मैं कोई चोरी करके नहीं भागी थी। इसने मुझे मार दिया था और चोरी भी खुद करवाई थी ताकि मैं रोबोट की नज़रों में गिर जाऊं, और ऐसा हुआ भी। इसने मुझे मरवा दिया, रोबोट से कहा कि मैं भाग गई हूँ, और इसने मेरे भाई को भी फांसी दिलवा दी। हम सब हैरान थे ये सुनकर। ये झूठ बोल रही है, इसने मेरे दोस्त को मार दिया है। आर्या चिल्लाई। हाँ, अगर तुम्हें इससे बदला लेना था तो तुमने अब तक इसे बेकसूर क्यों मारे? तांत्रिक ने पूछा। जब भी कोई यहाँ रात में आता है तो मैं उससे एलिसा और रोबोट का पता पूछती, पर कोई नहीं बताता था। सब मुझे जिंदा लड़की समझकर जोर जबरदस्ती करना चाहते थे तो मैं उनको मार देती। वारे लोगों की भी हद हो गई, मतलब भूत भी कुछ नहीं कर सकता है लोगों का। इसके दोस्तों को क्यों मारा? तांत्रिक ने अगला सवाल किया। उन्हें मैंने नहीं मारा, इसी ने मारा है। वो इसका सच जान चुके थे, इसलिए इसने उसको मार दिया है। मैं सच कह रही हूँ, आत्मा झूठ नहीं बोलती। मेरी लाश इसी घर के नीचे है। जिस जगह तुम बैठे हो वहां की लकड़ियां हटाओ, सच सामने आ जाएगा। हम सब ने तुरंत लकड़ी हटाना शुरू कर दी। बात सच थी। अंदर एक कंकाल निकला, उसके सीने की हड्डियां में एक तलवार फंसी हुई थी। हम सब ने आर्या की तरफ देखा। तुम झूठ क्यों बोला आर्या? तुमने जो भी किया था वो पिछले जन्म की बात थी, पर अब क्यों ऐसा किया? आर्या रोने लगी। मुझे यहाँ आकर सब याद आ गया। इसने किसी तरह मेरी पिछली जिंदगी नरक बनाई थी। अगर मैंने इसे मारा तो क्या गलत किया? इससे पूछो। क्या इसने मेरे पति को मुझसे नहीं छीना था? क्यों? इसने जानते हुए भी मेरे पति को फंसाया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसी वजह से मैं रोबोट की नज़रों में गिर गई और इसने मेरी जान ले ली। रोजी बेहद गुस्से में थी। हाँ, मार दे मुझे। मारकर भी तो रोबोट को हासिल नहीं कर पाएगी। नहीं होगा, वो तेरे लिए मेरा ही रहा, और वो जब तक जिया उसने तुमसे सिर्फ नफरत की। मैं जीत चुकी हूँ, अब मुझे मारना है तो मार दे। आर्या चिल्लाई। रोजी एक झटके में आर्या के पास आई और उसी की गर्दन पकड़ के लटका दिया। रुक जाओ रोजी, तुमने बहुतों की जान ले ली है, इसे माफ़ कर दो। याद करो जीसस ने क्या कहा था जब वो क्रूज पर थे। हे ईश्वर, इन्हें माफ़ करना। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो जब उनको माफ़ कर सकते हैं तो उसी गोड के खातिर तुम इसे माफ़ कर दो। आखिर गलत तो तुम भी थी, किसी का पति छीन रही थी तुम। उसने अपना पति वापस पाने के लिए वो सब किया। उसकी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता। सोचो, एक लड़की अकेली दूसरे देश में सिर्फ अपने पति के सहारे थी और तुमने वही पति छीन लिया उससे। मेरी बातों को रोजी पर असर हुआ और उसने आर्या को छोड़ दिया। रोजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। माफ़ कर दो इसे रोजी, और खुद को भी इस बंधन से आज़ाद करो। तांत्रिक बोला। उसने रोजी का गाउन हवन में डाल दिया और बोली, ये तुम्हारी उस शादी का गाउन है जो हो ही नहीं पाए। इसी के मुँह में बंद कर तुम इतने साल तड़पती रही। भगवान तुम्हें मुक्ति दे। गाउन के जलने के साथ ही रोजी की आत्मा एकदम सुंदर रूप में गायब हो गई। जाते जाते वो एक प्यारी सी मुस्कान दे गई। इसका अर्थ था कि उसने माफ़ किया। अब इसके कंकाल को किसी पादरी को देकर दफन करवा देना चाहिए। हम सब बाहर आ गए। आर्या नजरें नहीं मिला पा रही थी। तुम्हें अपने दोस्तों को नहीं मारना चाहिए था। मैंने कहा। हाँ आर्या, हम सोच भी नहीं सकते कि तुम टीना और प्रतीक को मार दोगी। अजय और राहुल बोले। वो सच जानने के बाद मुझे मारना चाहते थे। वो कह रहे थे कि मेरे मरने के बाद ही वो आत्मा उन्हें जाने देगी। मैं खुद को बचाने के लिए मारा। आर्या बोली। कैसे यकीन करे तुम्हारा? अजय बोला। माफ़ कर दो तुम भी। जब रोजी ने कर दिया तो तुम भी कर दो ना। हो सकता है इसकी बात सच हो। मैंने दोनों को समझाया। हम लोग कोटेज से निकल कर दूर आ गए और हमारे पीछे अचानक आवाज़ आई। हम पलट कर देखे तब किसी ने तेज रफ्तार से चाकू फेंककर आर्या को मारा। आर्या तुरंत गिर पड़ी और मर गई। हमने देखा कि वो टीना की आत्मा थी। खौफनाक शक्ल लिए हुए वो बोली, रोजी ने माफ़ कर दिया पर मैं नहीं करूँगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसके अगले भाग में इसकी अगली स्टोरी होगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो